न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली के राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का स्टाफ भी उतरा हड़ताल पर। गेट पर कूड़े का ढेर लगाकर किया मेन गेट जाम। दिल्ली के राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का स्टाफ भी उतरा हड़ताल पर। गेट पर कूड़े का ढेर लगाकर किया मेन गेट जाम। हॉस्पिटल की आपात सेवा अभी बाधित नहीं है। हड़ताल में हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट शामिल, पुलिस बल तैनात। दिल्ली सरकार को बताया जिम्मेदार। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन है ये हॉस्पिटल। कर्मियों का कहना है कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो बस सैलरी चाहिए। पिछले 4 महीनों से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। गुस्साए लोगों ने केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लगाए। उनका यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लोग हड़ताल पर रहेंगे। सर, मेरा नाम किशनलाल सोदा है। क्या मामला, आप लोग कूड़ा रोड पे डाल के हॉस्पिटल गेट को रोक के खड़े हैं? सर, हम लोग आज हमें 4 महीने हो गए हैं, हमारे को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, हमें सरकार से बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ तो एम्प्लॉयज ऐसे जो बेचारे इस सैलरी पर ही गुजारा करते हैं। 4 महीने से एक भीख मांगने का ऐसा आज वो दौर आ गया है कि भी हम लोग भीख मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी, हमारे अब शायद 1 मिनट अखिलेश त्रिपाठी जी वो वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। उधर से मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हमने 100 ट्रक लगा रखे हैं। दिल्ली के अंदर कहीं भी 100 ट्रक जो है कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, हमें इतना पता है। लेकिन वो कितने दिन उठाएंगे, इतना झूठ बोलते हैं। हमें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, इस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, हमने जो आज परेशान होकर के हमने हॉस्पिटल का चक्का जाम इसलिए किया है। आज थोड़ा सा है ये, हमने चक्का जाम इसलिए किया है कि हमारा जो है थोड़ा सा भाई जो एम्प्लॉयज है जो सफ़र कर रहे हैं, बेचारों के घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। क्या सरकार को शर्म नहीं आ रही है? केंद्र में क्या उनकी सरकार नहीं बैठी है? मोदी हड़ताल पे बैठा हुआ है आपके साथ। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली की युवती का मौत से पहले का आखिरी बयान। 90% जली हालत में अस्पताल में तड़पते हुए लड़की ने पुलिस की मौजूदगी में वीडियो में सब बयां किया। पुलिस पर युवती के परिजनों को आरोप डराकर भगाया, कहा खुदकुशी का मामला है। पर दिल्ली पुलिस की लड़की ने सफदरगंज अस्पताल में तड़पते हुए बयान दिया कि उसे जलाया गया है। दिल्ली पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर 0 FIR दर्ज कर यूपी पुलिस को भेजी, पर यूपी पुलिस अभी भी नींद में है। ये तस्वीर है बुराड़ी के केशवनगर की बेटी सोनिया ठाकुर की। सोनिया और उसकी बहन की 2003 में जहांगीरापुरी में शादी की गई। ससुराल पक्ष यूपी के खुर्जापुर में शिफ्ट हो गए, जहां खुर्जा में कुछ साल बाद सोनिया की छोटी बहन के पति की मौत हो गई। इसके बाद बच्चों समेत सोनिया की बहन को घर से निकाल दिया गया। 2 बच्चों समेत एयरफोर्स से रिटायर्ड पिता अपनी बेटी को बुराड़ी में अपने पास ले आया और चुप रहा, क्योंकि बड़ी बेटी इसी घर में थी ताकि उसे तंग न करे। सोनिया खुर्जा के निजी स्कूल में टीचर थी। कई बार सोनिया पति के घर को छोड़कर भी आई, पर ससुराल पक्ष लिखित में एफिडेविट देकर दोबारा ले गया और सोनिया के 3 बच्चे भी हैं। बीती 19 जनवरी को शाम 7 बजे बुराड़ी में अपने घर सोनिया का फोन आया, पापा मुझे बचा लो, मुझे आग लगा दी है, मुझे जला दिया। परिजन तुरंत खुर्जा पहुंचे, तब तक पुलिस के पास शहर के अस्पताल ले गई, जिसे तुरंत दिल्ली के सफदरगंज रेफर कर दिया गया, क्योंकि सोनिया 90% से ज्यादा जल चुकी थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 25 जनवरी तक सोनिया जिंदगी और मौत से लड़ती रही। दिल्ली पुलिस भी पहुंची तो सोनिया ने बयान दिया कि उसके सास, ससुर, पति और जेठ ने मिलकर उसे जलाया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं बयानों के आधार पर 0 FIR दर्ज कर यूपी पुलिस को भेज दी। जब सोनिया बयान दे रही थी, सोनिया का भाई विक्रम मोबाइल से वीडियो बना रहा था। जिस वक्त सोनिया वीडियो में जलाने वालों के नाम ले रही थी, तेल से जलाने की बात बता रही थी, तब दिल्ली पुलिस भी कमरे में मौजूद थी। ये 19 जनवरी शाम 7 बजे के करीब की घटना है। मेरी भांजी का फोन आया और मेरी सिस्टर का, जिसको उसके ससुराल वालों ने मिलकर आग लगा दी मट्टी का तेल छिड़क कर। जिधर देख के तो फिर मैं और पापा और बड़ा भाई, मम्मी, हम सारे लोग यहाँ से गए खुर्जा। तो उन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे दीदी को बुलंदशहर, और बुलंदशहर से हम लोग उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके आए। सफदरजंग हॉस्पिटल में 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक वो एडमिट रही, और 25 तारीख को शाम 4 बजे उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर हम वहाँ खुर्जा थाने गए 27 तारीख को उनका, 26 तारीख को दाह संस्कार करने के बाद तो खुर्जा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमें वहाँ से भगा दिया गया कि आप लोग घर जाओ, कुछ नहीं हो सकता। और एस्टिमेट आपको बोले तो जब दिल्ली भी लेकर के आए, आपको स्टेटमेंट दिया, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको कह सकते हैं। हाँ जी। मरने से पहले कोई आखिरी बयान दिया उन्होंने? क्या दिया, क्या है, कैसे रिकॉर्ड किया आपने? मरने से पहले क्या था उसमें? जो कि मरने से पहले जो मेरी सिस्टर है जिनकी मौत होगी, जिनका नाम सोनिया है, मरने से पहले उन्होंने ये सफदरजंग हॉस्पिटल का जो ज्योति नगर थाना लगता है
वहाँ से पुलिस वाले आए और उन्होंने उनका स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट में उन्होंने सबके खिलाफ सब कुछ बोला कि मेरे जेठ, पति, सास, ससुर और नंदेव, सुमनपाल, इन सब ने मिलके मेरे को आग लगाई और उन्होंने साइन भी किया। फिर इसकी हमने वीडियो भी बनाई और वीडियो भी दिखाई है हर जगह, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस के सामने ये बयान दिया था? पुलिस के सामने ये बयान दिया। तो अब यहाँ की पुलिस से जो आपकी बात हुई, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या केस को किया या वहाँ ट्रांसफर करेगी? क्या कार्रवाई होगी? अब पुलिस ने 29 जनवरी को अपने यहाँ पे 0 FIR करी, जो कि वहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई और कोई कुछ नहीं हुआ है, जिससे ना कि वो अरेस्ट किए गए हैं। खुर्जा पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? खुर्जा पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो बोल रहे हैं कि आप लोग घर बैठो, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या मामला दर्ज किया खुर्जा पुलिस ने? दर्ज कराने गए और हमको भगा दिए गए। विक्रम जी, वजह क्या थी, क्यों जलाया? उन्होंने परेशान करते थे, मारपीट करते थे, पहले भी कभी शिकायत की होगी सिस्टर ने, क्या बताया? 2003 में मेरी सिस्टरों की शादी हुई थी, जो बड़ी वाली सर्विस और छोटी वाली सोनिया, जिनको आग लगा दी। बड़ी वाली विधवा हो गई थी, तो उसको भी 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया, जो कि हमारे पास रह रही है। उसकी खुशी के लिए हमने छोटी वाली के लिए हमने कुछ नहीं बोला ससुराल वालों को, कि ताकि वो खुश रहे। दहेज की इनकी मांग शुरू से हो रही है, हमने केस भी करा इनके ऊपर 4 साल। फिर कोर्ट की रजामंदी से इनको भेज दिया गया, लेकिन अभी 4 महीने पहले भी सोनिया दीदी जो खत्म हो गई है, उनके साथ मार पिटाई करी, तो थाने वालों की रजामंदी से उनको भेज दिया गया। ना थाने वालों ने हमारी कोई रिपोर्ट लिखी थी उस वक्त भी, बोला कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। और उनके साइन भी है, उनके जेठ के और सोनिया दीदी जो उनके हस्बैंड है राधे श्याम के, हस्ताक्षर भी है हमारे पास रिपोर्ट के ऊपर कि हाँ जी हमारी रजामंदी से हम ले जा रहे हैं, हम जिम्मेवार हैं कुछ भी होता है तो। लेकिन 19 तारीख को फिर उन्होंने आग लगा के सबने मार दिया उनको। तो लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी विक्रम बहन जी से, या परिवार में आपके पिताजी की बात हुई हो? लास्ट टाइम करीब 7 बजे दीदी का फोन आया है कि पापा भाई जल्दी आ जाओ, मुझे जला दिया और मुझे देख जाओ। वो खुर्जा से फोन आया? हाँ जी। और मेरी बहन यहाँ पे लास्ट टाइम बात हुई है हॉस्पिटल में, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बात नहीं होती। अभी आपने बताया था कि आपकी एक बहन विधवा है, वो क्या दोनों उसी घर में थी? दोनों उसी घर में शादी करी थी हमने दोनों भाइयों के लिए। दिल्ली से यामिन शाह की। दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल में हड़ताल के कारण इमरजेंसी समेत सभी सेवाएं ठप। वार्डों में लगा ताला, अस्पताल के बाहर भारी संख्या में मरीज परेशान। अंदर वार्डों में लगा ताला है और बाहर मरीज बेहाल है। इस गर्भवती महिला को देखिए, डिलीवरी का समय पूरा होने के कारण पीड़ा से तड़प रही है, मगर अस्पताल की सभी सर्विसेज ठप होने के कारण इन्हें एडमिट नहीं किया गया। अब ये परेशान है क्योंकि मजदूरी का काम करने वाला इनके पति के पास किराए तक के पैसे नहीं हैं, इन्हें दूसरे अस्पताल तक ले जा सके। वैसे ही सोमवार सुबह सैकड़ों मरीज अपनी पीड़ा को लेकर अस्पताल के बाहर परेशान रहे। आजादपुर से हाँ, डिलीवरी के है, पूरा 9 महीना हो गया। मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, मेरे को भर्ती नहीं लिया है। बोल रहा कि दूसरा हॉस्पिटल में लिख को दे दिया। अस्पताल में चले जाओ, मौलाना आजाद हुआ, कोई बड़े अस्पताल में चले जाओ, भाई बोल दिया। क्या करोगे उतना तो नहीं, उतना कहाँ से है, गरीब आदमी को पैसा। मेरे को दर्द भी हो रहा है नीचे में, दर्द से परेशान है भाई। तकलीफ है, इतनी दूर से आज दिखाने और आज डॉक्टर नहीं ले रहा। जनता परेशानी है। मैं आजादपुर से आया हूँ सर। मैं इसी को अपना कम मजदूरी करता हूँ मैं, और यहीं सरकारी में दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अभी डॉक्टर बोल दिए हैं कि चले कहीं बड़े अस्पताल में हो जाओ, भर्ती हो जाओ, आपका टाइम पूरा हो चुके हैं, आप किसी तरह जाकर भर्ती हो जाओ। मैं बोले प्राइवेट में कराऊँ, प्राइवेट में पैसे नहीं हो पा रहे, देख नहीं रहे यहाँ पे डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास इमरजेंसी में भी हो के आया हूँ, इमरजेंसी वाले भी मना करने वाले, यहाँ पे हड़ताल चल रहा है, इमरजेंसी में भी नहीं देख रख नहीं होगा। अब क्या करें सर, अब कोई मेरे पास साधन है, किसी आदमी के पास लेंगे, किसी से सलाह लेंगे, क्या करूं इमरजेंसी में, जैसे भी होगा करना ही पड़ेगा। ऐसे हालत हो चुके हैं, आम आदमी है, इंतजार करने के अलावा क्या कर सकते हैं। नाम मेरा अक्षय कुमार है जी। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स भी वेतन न मिलने से परेशान है और थक हार कर आधा वार्डों में ताला लगाकर और सिविक सेंटर धरना देने पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वार्डों में ताला नहीं लगा तो अंदर सामान चोरी हो सकता है, इसलिए ताला लगा दिया गया है। अलग अलग बीमारी से पीड़ित बेबस मरीज अस्पताल में ये सोचकर पहुंच रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन सरकार और निगम की राजनीति में मरीज बेचारा दर दर भटकने को मजबूर है। हम लोगों ने 27 तारीख को टोटल स्ट्राइक का नोटिस दिया था और हमने सोचा कि मतलब हमारी सरकार, हमारे अथॉरिटीज जागेंगे, वो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी जनता का ध्यान करेंगे। लेकिन 27 निकल गई, 28 निकल गई, 29 निकल गई, 30 तारीख को हम लोग फाइनली अपना कंप्लीट स्ट्राइक पे गए हैं। ये मजबूरी है हमारी
क्योंकि भूखे पेट आदमी काम नहीं कर सकता है। लगातार हम लोग एक मांग कर रहे हैं, छोटी सी मांग है, मूलभूत आवश्यकता है, वो पूरी नहीं करी जा रही। कौन क्या करेगा बताइए आप। सर इमरजेंसी में हम केवल क्रिटिकली इल पेशेंट को देख रहे हैं, बाकी पेशेंट्स को हम रेफर कर रहे हैं। जो परेशान है, हमारा उनसे आह्वान है कि वो हमारे साथ आएं और इस दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को जगाएं। जो बीमार मरीज वो आपके साथ कैसे आ जाएंगे सर? जितने बीमार वो हैं उससे ज्यादा बीमार हम हैं, जितने लाचार वो हैं उससे ज्यादा लाचार आज हम हैं। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी रोटी बनती है, हमारे घर में भी चूल्हा जलता है। वार्डों में ताला क्यों जल दिया गया? वार्ड में ताला नहीं है। जब कोई मरीज ही नहीं है तो वार्ड में से कोई कुर्सी ले जाएगा, कौन देखेगा? सामान चोरी कर ले। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम सभी लोग सिविक सेंटर पे इकट्ठे हो रहे हैं। सारे एमसीडी एम्प्लॉय सिविक सेंटर पे इकट्ठे होंगे और हम लोग अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और सरकार से गुजारिश करेंगे वो समझे हमारी समस्याओं को। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। चंदौली के मुगलसराय में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और 1.5 साल का उसका मासूम गंभीर रूप से जल गया। चंदौली के मुगलसराय में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और 1.5 साल का एक मासूम गंभीर रूप से जल गए। हादसा देर रात हुआ जब लोग घर में सो रहे थे। दरअसल मुगलसराय के शाहकुटी मोहल्ले में रहने वाले राहुल गुप्ता के घर में सोते समय आग लग गई, जिसमें झुलसकर राहुल की पत्नी रचना की मौत हो गई, जबकि 1.5 साल का मासूम बेटा यश और राहुल गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में इन सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रचना को मृत घोषित कर दिया और 50% से ज्यादा जल चुके राहुल और उसके बेटे को इलाज के लिए वाराणसी भेज दिया। उधर सूचना मिलने पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है। चंदौली उत्तर प्रदेश से अब्दुल बारी खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बलिया की जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते भाजपा के जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमालुद्दीन शेख ने डीएम कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्मदाह का किया प्रयास, जिसे मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने तत्परता से विफल कर दिया। एक बड़ा हादसा होने से बचा। पुलिस इन्हें कोतवाली लेकर चली आई। जब कमालुद्दीन शेख ने जिला प्रशासन की संवेदनहीनता, लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमानगंज ब्लॉक के बहेरी में बंजर खाते ही जमीन जिस पर गांव के बच्चे खेलते और मांगलिक कार्य हुआ करते थे, उस पर गत 2 वर्षों से गांव में दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके विरोध में गाँव के लोगों और भाजपा के कमालुद्दीन शेख ने लगातार धरना प्रदर्शन और अनशन भी किया। जनपद के आला अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और जिला प्रशासन मूकदर्शक बनी रही। हालांकि कमालुद्दीन बाध्य होकर 18 जनवरी को मंडलायुक्त को इसकी सूचना दी और मंडलायुक्त ने 10 दिनों का समय भी लिया, फिर भी जिला प्रशासन मूकदर्शक बनी रही। आखिर कमालुद्दीन ने कारनामा कर दिखाया, जिसे जिला प्रशासन ने कभी सोचा भी न था और जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने ही मिट्टी का तेल डालने का जैसा ही प्रयास किया। वहाँ मौजूद लोगों और पुलिस के जवानों की तत्परता से आत्मदाह का प्रयास सफल किया गया। क्या कमालुद्दीन का प्रयास बहरी गांव के लोगों को न्याय दिला पाएगा या उसे पुनः ऐसा करना पड़ेगा? यह जिला प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। आइए देखते हैं आखिर क्या होता है। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। मोगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने थाना धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव नूरपुर पर नाकेबंदी के दौरान चेकिंग करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मोगा पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने थाना धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव नूरपुर पर नाकेबंदी के दौरान चेकिंग करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी हुई कार बरामद की है। वहीं जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी की, उस आरोपी से एक अवैध रिवॉल्वर भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया और अगली कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी ओर आरोपी ने भी बयान दिया कि पुलिस ने उसके कब्जे से कार और रिवॉल्वर बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज ने बताया कि आजकल के हालातों को देखते हुए पुलिस हर आने जाने वाले को बारीकी से देख रही है। हमारी पार्टी ने थाना धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव नूरपुर के पास नाका लगाया हुआ था। तभी हमने एक वर्ना कार को आते रोका तो ड्राइवर हीरा सिंह कार को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और जब कार की चेकिंग की गई तो उस आरोपी से एक 32 बोर का अवैध रिवॉल्वर भी गाड़ी से बरामद किया गया। पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया और सारी तफ्तीश की जा रही है कि यह किन किन आरोपों में पहले भी शामिल है। इसने कार पर जाली नंबर भी लगा रखा था। सर जानकारी दियो, एक आरोपी ਨੂੰ गिरफ्तार किया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਵੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਰਸੀ ਮਿਲੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਢਾਈ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਮਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲਾ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲਾ ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ मामले ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ दर्ज नहीं हुआ। मोगा से विपिन। पंजाब के बहुचर्चित मामला अबोहर के गिरफ्तार के कांड आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां मान योग अदालत ने उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब के बहुचर्चित मामला अबोहर गैंग स्टार कांड में मान योग अदालत में मुख्य आरोपी शिवलाल डोडा को पुलिस ने रिमांड के बाद पेश किया, जहां मान योग अदालत ने उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जबकि पुलिस द्वारा की गई पॉलीग्राफिक टेस्ट की दरखास्त को आगे 15 फरवरी तक सुनवाई के लिए टाल दिया गया है और उसी दिन पीड़ित परिवार की ओर से दूसरे 24 आरोपियों को नार्को टेस्ट करवाए जाने के लिए भी दरखास्त दी गई। इस बारे में वकील हरप्रीत सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। तो बाद ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਰੱਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ डिटेक्शन है जो पॉलीग्राफ। मोगा से विपिन होकारा की रिपोर्ट। पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले के 28 दिन बाद नहर में भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले के 28 दिनों बाद नहर में भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई है। स्थानीय बच्चों की ओर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने नहर से AK-47 इंसास और 15 बोर की गन की गोलियां बरामद की है। नहर किनारे पुलिस का सर्च अभियान जारी है, जबकि जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि कहीं ये अल-सहा जैश के आतंकियों से संबंधित तो नहीं है। जानकारी के मुताबिक अपर बारी 2 अवा नहर में सुबह कुछ स्थानीय बच्चे स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें नहर में पानी की सतह पर गोलियां दिखी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलने के बाद फौरन बाद वहां इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 11 बजे पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और हथियार बरामद किए। हाल ही में फेंकी गई है गोलियां। पठानकोट के SSP RK बख्शी ने कहा, हमने 3 मैगजीन AK-47 की 29 गोलियां, 15 बोर राइफल की 15 गोलियां और 29 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआत जांच में पता चला कि गोलियों को हाल ही नहर में फेंका गया है, क्योंकि उन पर थोड़े जंग लगे हुए हैं। इससे पहले बुधवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के एक 22 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। आपको बता दें कि 2 जनवरी को तड़के 3:30 बजे से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था। सुरक्षा बलों के साथ लंबे चले मुठभेड़ में यहां सभी 6 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं 7 जवान शहीद हुए थे। करते उत्थे चमकी ने गोलियां कड्डे दिखा गोलियां ही ते भी बाहर कड्डी रखी थी। मेरे भाईया ने फोन किया पुलिस ने कि फिर पुलिस आई। आज सुबह ये जो हाइडल नहर है, जो कि कुछ दिन से रिपेयर के कारण बंद की गई थी, जिसमें कि बंद होने के बावजूद 4 से लेकर 7, 5, 6 फुट तक पानी है।
इसमें कुछ एरिया के बच्चे नहा रहे थे। जो नहाते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ नोटिस की तो निकाली, जिसमें उनको बच्चों को कुछ 2-3 मैगजीन मिले जिसमें कार्ट्रिजेस भी थे, जिसपे एरिया के SHO इमीडिएटली पहुंच गए। तो उन्होंने मेरे को भी इन्फॉर्म किया, तो आई आल्सो रश टू दिस स्पॉट। यहाँ पे आने के बाद जो पता चला, जहाँ से ये मैगजीन जिसमें कि लाइव कार्ट्रिजेस भी हैं मिले हैं। ये जो मैगजीन है 2 तो प्लास्टिक हैं, 2 आयरन जो रस्टी है टोटल इस पे। और उसके बाद मैंने खुद अपने सुपरविजन में जहाँ बोला था बच्चों ने, वहाँ फिर सारा फुली प्रिकॉशंस लेते हुए अपने जवानों से सर्च कराया। जो सर्च के दौरान एक मैगजीन और मिला है AK-47। इसमें 2 जो मैगजीन हैं वो इंसास के हैं, जिसमें 29 लाइव कार्ट्रिजेस हैं। सिमिलरली 2 जो दूसरे मैगजीन हैं वो AK-47 के हैं, जिनमें 59 लाइव कार्ट्रिजेस हैं 47 के। और इसके साथ 315 बोर के भी कुछ रौंद हमें लाइव और 1-2 खोल मिले। ये 1 साल बाद नहर बंद हुई है। इसके बारे में कहना, अभी कुछ भी कंक्लूड करना ठीक नहीं होगा। वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा। सर, पठानकोट से दीपक कुमार की। वन विभाग द्वारा बरती गई लापरवाही का खामियाजा वन्य प्राणी को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। वन विभाग द्वारा बरती गई लापरवाही का खामियाजा वन्य प्राणियों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारियों के ऑफिस के बाहर नहीं निकलने के कारण यहां लगातार जंगल कट रहे हैं। वहीं सुरक्षित जंगली प्राणियों की जान भी आफत में है। एक बार फिर वन विभाग की लापरवाही से देश के राष्ट्र पक्षी मोर की जान चली गई, जिसके बाद विभाग अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने में जुट गया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को 23 जनवरी को कोचेबाही सररमा पैदे टोला के वन परिक्षेत्र क्रमांक 471 2 वर्षीय मादा मोर के घायल होने की जानकारी मिली थी। घायल मोर को जब वन विभाग द्वारा पशु चिकित्सक के पास लाया गया तो चिकित्सक ने उसकी हालत को देखते हुए उसे पशु चिकित्सालय जबलपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर का मानना था कि मोर चल फिर रहा है, लेकिन उसके पंखों में गंभीर चोटें हैं, जिसकी वजह से वह पंख नहीं फैला पा रहा है। उसका उपचार जरूरी है। चूंकि मोर एक असंवेदनशील वन्य प्राणी है, इसके चलते मोर का विशेष देखभाल एवं उपचार की आवश्यकता थी। 28 जनवरी को जबलपुर भिजवाया गया था। वहीं जानकारों का मानना है कि इलाज मिलने में देरी के कारण राष्ट्र पक्षी मोर की मौत हो गई। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। देवास SP ऑफिस पहुंचे सोनकच्छ से बीजेपी विधायक राजेंद्र वर्मा क्षेत्र के पवन ऊर्जा के पंखे लगाने वाली कंपनी के विरोध में पहुंचे विधायक। SP ऑफिस पहुंचे सोनकच्छ से बीजेपी विधायक राजेंद्र वर्मा क्षेत्र के पवन ऊर्जा के पंखे लगाने वाली कंपनी के विरोध में पहुंचे विधायक। SP से बोले विधायक, किसानों के साथ हो रही गुंडागर्दी, पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। क्षेत्र में विस्फोटक सामग्रियों का भी हो रहा है, ट्रकों में अवैध परिवहन। SP शशिकांत शुक्ला से हुई तीखी बहस। शिवराज सरकार के अंदरगर्दी का यह आलम है कि अब आम लोग तो दूर, उनके अपने विधायकों की सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। वहीं बीजेपी विधायक सत्ता के दिन में आए अपने स्वरूप और वर्चस्व को लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलने से ही नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सोनकच्छ के विधायक राजेंद्र वर्मा से जुड़ा आया है, जिसमें वह आज ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर SP ऑफिस पहुंचे, जहां SP को धमकी भरे लफ्जों से बातचीत के दौरान चेतावनी देते रहे। इस दौरान SP भी उन्हें कई बार समझाइश देते रहे। बहुत देर तक चली जद्दोजहद के बाद मामला कुछ शांत हुआ। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। सोनकच्छ के बीजेपी विधायक राजेंद्र वर्मा ने क्षेत्र के पवन ऊर्जा के पंखे लगाने वाली एरियांस कंपनी के विरोध में शिकायतें की। उन्होंने SP से कहा कि कंपनी के लोगों द्वारा गुंडागर्दी कर किसानों के साथ मारपीट की जा रही है, साथ ही दबाव बनाकर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कंपनी ही किसानों की जमीन पर खंबे लगा रही है और रास्ता बना रही है। उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्षेत्र के लोग दर दर भटक रहे हैं।
पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में ट्रकों में लाद कर विस्फोटक सामग्रियों का भी अवैध परिवहन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बातचीत के दौरान एसपी को सख्त लहजे से बोला कि यदि आपके पास खाकी की ताकत है तो मेरे पास भी जनता की ताकत है। दोनों के बीच पूरे समय बहस होती रही। धमकी भरे लफ्जों में विधायक यह भी बोले कि यदि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन करूंगा। करीब आधे घंटे चली इस बहस में एसपी ने सभी शिकायतों को लेकर एडिशनल एसपी को जांच के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में विधायक राजेंद्र वर्मा बोले कि मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री डीजीपी को भी मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और कहूंगा कि यदि इस तरह से होता रहेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं एसपी शशिकांत शुक्ला ने भी कहा कि विधायक जी की शिकायत पर जांच एडिशनल एसपी को सौंपी है। विधायक के व्यवहार पर एसपी ने कहा कि वो विधायक है, वो ऐसा कर सकते हैं। जी कुछ लोगों को लेकर आए, क्या किन बातों को लेकर जो है हमने आपसे बातचीत की? वो मूल रूप से वहाँ पर जो कंपनी पंखे लगा रही है पवन ऊर्जा के लिए जो पंखे वहाँ लगाए जा रहे हैं, उन कंपनी की शिकायत करने के लिए आए थे कि उन कंपनी की तरफ से कुछ प्रकरण दर्ज कराए गए हैं, वो गलत हैं, ऐसा वो उनका कहना था। कंपनी वहाँ से आम रास्ता का उपयोग कर रही है ट्रक ले जाने के लिए। दूसरी शिकायत उनकी ये थी। तीसरी शिकायत थी कि वो जिस खसरे में जो एग्रीमेंट हुआ है उस खसरे को लेकर के दूसरी जगह पंखे लगा रही है। विस्फोटक सामग्री की भी बात कर रहे थे। हाँ, वही विस्फोटक सामग्री, उनका कहना है कि विस्फोटक सामग्री उन्होंने एक जगह भंडारण किया हुआ है, तो वो मैं उसकी तस्दीक कराऊंगा। हमने पूरी जांच एडिशनल एसपी साहब को दे दी है, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि विस्फोटक सामग्री वहाँ पर रखने का उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उस मार्ग से तो सभी जा सकते हैं, उस मार्ग पे वो तरह से कुछ ज़्यादा टन का ले जा रहे हैं ट्रक को, वो हम वेरीफाई करा लेंगे। प्लस जो पुलिस में जो उन्होंने प्रकरण दर्ज कराने की बात कही है उसकी मैं जांच करा लूँगा। क्या लगता है सर आपको, विधायक पूरे समय जो धमकी भरे लहजे में बातचीत कर रहे थे, आप एसपी है जी, तो क्या मानते हैं आप? वो विधायक हैं, वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्या कहना आपका, जो लहजा था उनका धमकी भरा? मैंने कहा ना कि विधायक हैं, कर सकते हैं। किन समस्या को लेकर आज आप एसपी से मिले, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, मेरे क्षेत्र में पिछले 3 महीने से लगातार शिकायतें आ रही हैं और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि शिकायतें मैंने डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक को भी की थी, और लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लिए आज जब किसानों ने, कल मैं वहाँ पर अपने चिड़ावत के दौरे पर था, वहाँ पर किसानों ने मुझे कहा कि आप यदि इस तरीके से चुपचाप बैठे रहेंगे तो किसानों के साथ अन्याय होगा। तो मैंने कल ये तय किया था कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। यदि मेरे क्षेत्र की माता बहनें किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंदौर के भिंड मुरैना के गुंडे आके धमका रहे हैं और ज़बरदस्ती उनकी किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये कोई बिजली का पंखे की कंपनियां हैं, वो किसानों से कुछ ज़मीन का एग्रीमेंट करके बाकी उनकी पूरी ज़मीनों पर कब्जा कर रही है, और जब किसान मना कर रहा तो उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज मुझे मैदान में आना पड़ा और मैं प्रशासन को खुले रूप से कहकर आया हूँ। एसपी जी को भी कह दिया मैंने कि यदि आपके पास खाकी की ताकत है तो मेरे पास जनता की ताकत है। यदि पुलिस इस तरीके से यदि हमारे कार्यकर्ताओं को और किसानों को दबाएगी तो राजेंद्र वर्मा चुप बैठने वाला नहीं, मैं सड़क पे आके आंदोलन करूंगा। आपने एक चीज बोली कि डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, नतीजा सिफर निकला। विधायक होने के बावजूद जो है सुनवाई नहीं हो रही, एसपी के पास आना पड़ा। नहीं, सुनवाई का सवाल नहीं है। राजेंद्र वर्मा के पास जनता की ताकत है और प्रशासन को निश्चित रूप से यदि किसानों के साथ अन्याय हुआ तो उसको सुधारना पड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। निर्णय निकला, एसपी ने एडिशनल एसपी को आज उस जांच के लिए नियुक्त किया है और हमने भी जो अपनी बातें सारी उनको कहना थी प्रमाण सहित हमने उनको कही है। 2-3 महीने पहले एक परिवार के साथ भी इसी तरह की घटना की थी और पूरा परिवार भयाक्रांत होकर एसपी आपके पर विचार करा, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। मैंने तो उनको कह दिया एसपी साहब को कि आपसे मिलेंगे, इसके बाद कलेक्टर साहब से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे, और उसके बाद नहीं हुआ तो सड़क पे आकर आंदोलन करेंगे। सड़कों का भी एक मामला आपने रखा है, क्या है पूरा मामला? पूरी सड़कें जो है सीआरएफ की सड़कें उन्होंने उखाड़ दी हैं। 18-18 चक्के के ट्रक वहाँ पर घूम रहे हैं, विस्फोटक के ट्रक बस्तियों में से गुजर रहे हैं, विस्फोटकों के गोदाम वहाँ पर बने हुए हैं। और ये नावदा नांदेड़ में और वहाँ के लोगों ने जब शिकायत की तो उनको पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया गया। तो ये जो ट्रक जो है भारी वाहन जो वहाँ से गुजर रहे, किन
कंपनी के क्या उसमें लाद कर ले जाया? उसमें विस्फोटक सामग्री का तो मेरे पास प्रमाण है। मैंने अभी एसपी महोदय को ही बताया है कि विस्फोटक के 18 टन के विस्फोटक हैं। उसमें भरा हुआ ट्रक फंस गया था वहाँ पर अभी नावदा में, और जब वहाँ के लोगों ने उसको निकाला तो निकालने के बाद और ये बात कही, वो मेरी जानकारी में नहीं है कि सामग्री में होती है। वो गड्ढे उसके साथ गड्ढे खोदते हैं, उसमें डालते होंगे ब्लास्टिंग वगैरह के लिए, ब्लास्टिंग के लिए शायद वो लगता होगा जिलेटिन वगैरह। और दुर्भाग्य की बात है कि पेटलाबाद का हादसा अभी तक हम लोग भूले नहीं है। उसके बाद इतनी पूरी बस्ती में वो दिन भर फंसा रहा, और जब लोगों ने ये कहा कि भाई आपकी इसके पास अनुमति नहीं है, तो उल्टा उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया है। मैं तो सारा विषय मुख्यमंत्री जी को लिखित में तो दे चुका हूँ, और उनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं बताने वाला हूँ कि यदि इस तरीके से होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, कि आखिर हम किसान की पार्टी के लोग हैं। किसान हमारा अन्नदाता, किसान हमारा भगवान है। उसकी साथ यदि अन्याय होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं जो ये नियम सम्मत काम करें? हम पंखे के विरोध नहीं है, हम पंखे के विरोधी नहीं है, डेवलपमेंट के विरोधी नहीं है, लेकिन किसान की जमीन को आप बिना पैसे दिए उसका केवल आधा बीघा ले रहा हो और आप 5 बीघा पे कब्जा कर रहे हो, ये तरीका मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैंने आज ये कहा कि आप किसान सहमत हो, प्रसन्न हो, तो मुझे क्या आपत्ति है उसमें। एसपी से बहस की नौबत क्यों आई अभी? एसपी साहब ने अपने तर्क रखे, मैंने अपने तर्क रखे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहस की बात है। नहीं, जो गेमा गेमी का माहौल बना रहा पूरे, मुझे नहीं लगता कोई, ये तो साधारण बातचीत होती है, और वो उन्होंने अपने तर्क रखे, मैंने अपने तर्क रखे, उसमें क्या बात है। 3-4 खंबे। देवास से शंकर योगी की खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।